Namaskar and a warm welcome to all of you at AAFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and today we are celebrating the 11th Global Literature Festival. And on the very auspicious day where the words and creativity come together, I have a very renowned author with us. We welcome you, ma'am, Miss Anupama Bhardwaj. Many thanks. How are you feeling today? I'm really feeling very excited, very happy. This is such a wonderful occasion. तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम साहित्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आना, मारवा स्टूडियो में आना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव रहता है. जैसे कि मैम आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना चल रहा है, सब कुछ डिजिटली इतना एक्सप्लोर हो चुका है कि लोग कम जगह बुक्स पे ध्यान देते, तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, डिजिटल मीडिया डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हावी हो गया है और अब जो यंगर जनरेशन आ रही है, शायद हमारे पीढ़ी के जो लोग थे, हम लोग तो भी आज तक हम पुस्तकों से जुड़े हुए हैं. हम ये मान के चलते हैं हमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है. पर जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो इस वक्त जो नई पीढ़ी है उनके सामने ये चैलेंज है, क्योंकि जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो हमारे बड़ा एक्सेसिबल रहता है. मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में रहता है. हम किसी काम के लिए भी अगर मोबाइल को उठाते हैं तो हमें लगता है अच्छा चलो ज़रा सा फेसबुक चेक कर लेते हैं, ज़रा इंस्टा देख लेते हैं, अच्छा चलो व्हाट्सएप के मैसेजेस. तो उससे आपका अटेंशन स्पैन है दैट इज़ गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे, आप रिड्यूस होता जा रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जिस पर हम सबको कार्य करना चाहिए कि हम एक इस तरह से नियम बना लें कि हमें नित्य या तो न्यूज़पेपर पढ़ना है या हम एक ऐसा नॉवल ले लें कि जिसको हमें 10 पेज तो हमें डेली पढ़ने हैं. तो हमारे को ये हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी. और जैसे कि हमारे पास, हम सबको पता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. क्या आपको लिखते वक्त कभी सेंसरशिप का ख्याल आता है क्या? देखिए, मैं फिर उम्र का इसमें दुहाई दूंगी, क्योंकि हम लिखते हुए अपने आप ही शायद वो इतना इंस्टेंट नहीं लिखते हैं. आप जब लिखते हैं तो इट्स अ स्लो प्रोसेस. इट्स नॉट दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माइक, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और आपने कुछ भी बोल दिया. कई बार लोग बेझिझक बोल देते हैं. तो एक अपने आप ही एक सेंसरशिप की भावना रहती है कि हम कुछ भी अभद्र अशिष्ट ना लिखें. तो लेखन कार्य क्योंकि धीरे होता है, थोड़ा सोच समझ के ठहरा हुआ होता है, तो उसमें हम शायद अपने आप ही कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखते हैं जो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट करे. और जैसे हम काफ़ी बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड और टाइमलेस ब्यूटी, क्या आपको लगता है कि ऑथर को समय के साथ साथ बदलना चाहिए कि वही टाइमलेस ब्यूटी को आगे इन्हांस करना चाहिए? देखिए, हम ये कभी भी नहीं कह सकते. जैसे हम पानी को देखते हैं या हम किसी नदी को देखते हैं तो हम कहेंगे कि नदी का प्रवाह हमेशा बढ़ता रहता है. तो इसी तरह साहित्य एक ऐसी चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड डेफिनेटली. उस चीज़ को आई नेवर डिनाई कि ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड. जो हमारी कालजयी रचनाएँ हैं हमारे देश की या विश्व की, वो तो हमेशा अपनी जगह हैं. पर उसमें जो नए अनुभव हैं, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो भी उसमें ऐड ऑन करते हैं. तो मेरा मानना है ओल्ड इज़ गोल्ड डेफिनेटली. पर जो भी नया तरीके से लिखा जा रहा है साहित्य को, जो नए लोग लिख रहे हैं, या हमारी भाषा ही पूरी तरह ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है, तो उसको भी हमें वेलकम करना चाहिए और खुले हाथों से इसका स्वागत करना चाहिए. और जैसे कि हम आजकल देख सकते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या ये ऑथर की ड्यूटी बनती है कि हम एक सोसाइटी को मैसेज पहुंचाए कि हमें अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चलता रहना चाहिए? देखिए, इसमें मैं अपने विचार में ज़रूर कहूँगी. मेरा ये मानना है कि लेखक की समाज के प्रति बिल्कुल ड्यूटी बनती है. आप जो लिख जाते हैं या आपका जो प्रिंट हो जाता है तो वो आपके समाज में रहता है. तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी ना किसी रूप से अपने समाज को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें. क्योंकि एक समाज ही एक ऐसा है जिसने कि हमें परिवार दिया है, जिसके साथ हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की भावना है. वी फील सिक्योर इफ़ वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी. तो वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जो भी करें उसमें किसी ना किसी रूप में हम अपने समाज को कोई मैसेज दे पाएँ या किसी भी रूप से हम समाज को बांध पाएँ, पॉजिटिविटी को फैला पाएँ. और अगर आपको अपने बारे में कुछ लिखना होगा तो आपकी बुक का शीर्षक क्या होगा? मेरी बुक का शीर्षक होगा बहुत कुछ चाहा और बहुत कुछ किया. क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि स्काई इज़ द लिमिट. हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. जैसे किसी भी सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उस तरह मेरे भी आते हैं. पर मैं हर सुबह ये सोच के, बहुत पॉजिटिव सोच के उठती हूँ, अपने आप को ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकलेगा. और उसी सकारात्मक सोच के साथ मैं अपना दिन शुरू करती हूँ. और मेरी जो पुस्तक होगी वो भी ऐसी होगी जो सबको ये बताएगी कि हमेशा खुश रहो, आपके
आपके जीवन में सुख दुख आता है, आपके जीवन में सक्सेस भी आएगी, कई बार आपको अनसक्सेसफुल भी होना होगा, तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उन दोनों चीज़ों को एक साथ ले सकें, एक समभाव से आप उस चीज़ को कर सकें और हमेशा पॉजिटिव भावना के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें। जैसे कि आपने पॉजिटिविटी का भी बोला, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी जब हम लिखते हैं तो हम तो अच्छे के लिए ही लिखते हैं, लेकिन जब रिजेक्शन मिलता है कि ये नहीं छपेगा आगे, तो उससे कोप अप कैसे करते हैं आप? देखिए, आप ये मान के चलिए कि रिजेक्ट होना है ना, वो इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत मानिए। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का एक जगह इंटरव्यू पढ़ा था कि वो एक सदी के महानायक माने जाते हैं, पर वो फिर भी बहुत उत्साह से ओतप्रोत रहते हैं और वो हर सीन को एक नए सीन की तरह, एक न्यू कमर की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत बार रिहर्सल करते हैं। तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसमें मैंने जैसा कहा, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें दोबारा प्रयास करिए। जैसे हम देखते हैं चींटी एक दाना लेके चलती है, बार बार दाना गिरता है, वो फिर मेहनत करती है। तो ये हमारे ह्यूमन होने का एक इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन कि हम पॉजिटिव रहें, हम प्रयास करें, हम परिश्रम करें। अगर हमें कहीं से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, कहीं से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप पॉजिटिव सोचिए कि एटलीस्ट मैंने ये रास्ता यहाँ तक तो कवर किया, एटलीस्ट मैंने एक स्टोरी तो लिखी, एटलीस्ट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आई एम एबल टू डू सम इम्प्रूवमेंट। मैं चलो इसको इम्प्रूव करूँगी, मैं और लिखूँगी, मैं 10 बार लिखूँगी। मन में बस प्रयास करने की भावना होनी चाहिए और मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मैं 2 शब्द अपने AFT के जो डायरेक्टर हैं संदीप मारवा जी के लिए भी बोलूँगी कि जैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैन। तो मैंने उनके अंदर भी उत्साह की बहुत भावना देखी है, बहुत देखा है, वो उत्साह से ओतप्रोत रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए, ढूंढिए कौन है बहुत पॉजिटिव नेचर का, कौन है इतना सकारात्मक कि हम उससे मिल सकें, हम उससे उसी तरह की चीज़ें सीख सकें। और रिजेक्ट होना किसी भी लेखक का इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसे बहुत ही कम लेखक हैं कि जिन्होंने कलम उठाई और पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। सबको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हार, कहीं ना कहीं दुख। पर आपकी मेन पावर इसमें है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम कर पाएँ, कैसे आप पॉजिटिव रह पाएँ और कैसे आप बहुत उत्साहित रहें। आप मैं नाम भूल गई हूँ, इंग्लिश के एक बहुत फेमस राइटर थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। सो दिस इज़ समथिंग it goes with me also कि I am very excited. I always feel very excited if I am coming to the studio. I am really excited. If I am talking with you, I am really feeling very happy and excited कि yes, I am talking to a young intelligent girl. तो मन में ये उत्साह का भाव हमेशा होना चाहिए, तो आपको किसी भी तरह के रिजेक्शन से कोई भी निराशा नहीं होगी। और कोई बुक अगर आप यूथ को डेडिकेट करना चाहोगी कि ये पढ़नी ही चाहिए यूथ को? देखिए, यूथ को तो बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको जीवन के किस पड़ाव पर या किस मुकाम पर आपको किस तरह की पुस्तक की ज़रूरत है। कई बार होता है कि आप बहुत निराशा से डूबे हुए हैं, तो आपको कुछ पॉजिटिव पढ़ने का मन होता है। कई बार होता है कि आपका मन है कि यस, मैं कुछ ह्यूमरस पढ़ूं। तो ये हर मुकाम पर लोग अलग अलग किताब पढ़ते हैं। पर हाँ, मैं एक किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो श्रीलाल शुक्ल की किताब है, राग दरबारी। तो मैं कहूँगी अपने देश के युवाओं से कि उस किताब को पढ़ें, तो उससे आपको हमारे देश के में जो कई राजनीतिक में कई सारी गंदगियाँ हैं या जो पॉलिटिक्स है वो किस रूप से ग्रामीण क्षेत्र तक घुसी हुई है। तो आप अपने कोकून में ना रहें। अगर आप शहरी क्षेत्र के युवा हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल शहर का ही लिटरेचर पढ़ना है, आपको केवल इंग्लिश ही पढ़नी है। नहीं, हमारे देश का एक बहुत हिस्सा गाँव में रहता है। तो मैं कहूँगी कि उस किताब को ज़रूर पढ़ें। आप भाषा को समझ पाएंगे, आप ह्यूमर को समझ पाएंगे, आप एक राइटर की एक पैनी दृष्टि को समझ पाएंगे कि कैसे उन्होंने लोगों के हाव भाव, बोलना, कपड़े, मजाक, उपहास, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप में समेटा है। वो खुद एक ऑफिसर थे, पर उसके बाद भी इतनी पैनी दृष्टि रखना। तो मैं कहूँगी कि भारत देश के स्पेशली युवाओं को राग दरबारी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वैसे तो हमारे बहुत बहुत महान राइटर हैं, प्रेमचंद्र हैं, अमृता नागर हैं, एक से एक बढ़कर हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट शुड आई से, द नंबर्स, एंडलेस नंबर हैं। देयर आर सेवरल बुक्स। पर आपको इस तरह से कुछ किताबें अपने देश की मिट्टी से जो जुड़ी हुई किताबें, वो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपके जीवन में ऐसा कौन सा वक्त था कि आपने लेखिका का शुरू किया, कि कौन सा वो वक्त था, कोई इंसान, कोई मूवमेंट?
देखिए, मैं वो एक मोमेंट तो नहीं कहूँगी कि ये एक मोमेंट आया और मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज़ ऑलवेज़ अ कंपल्सिव राइटर। मैं बचपन से ही मेरे को डायरी लिखने का शौक़ था। कक्षा 4 या 5 से मुझे याद है कि आई यूज़ टू राइट माई डायरी, और वो जो लिखती चली गई अपने हर दिन की दिनचर्या, लिखना कि आज ये किया वो किया, और आई डोंट नो व्हाट इंस्पायर्ड मी टू राइट डायरी, बट डेफिनेटली आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मेरी वो लिखने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो गई थी, और शायद मैं कहूँगी उसका इंस्पिरेशन मुझे अपने माता पिता से मिला, क्योंकि मेरी माताजी एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, उनकी बहुत सारी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित हैं, तो बैक ऑफ द माइंड में रहता है लेखन लेखन। मम्मा लिखती हैं, पापा पढ़ते हैं, पापा बहुत अच्छे वक्ता हैं, पिताजी मेरे सरकारी विभाग में थे, एक उच्च पदासीन थे, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो लेखन कार्य कर सकें, पर मैं उनका एक ये बहुत बड़ा योगदान मानूंगी कि उन्होंने मम्मा के लेखन को बहुत प्रोत्साहित किया, हमेशा बहुत उसको इतना ज़्यादा उन्होंने पॉजिटिवली लिया और मम्मी को इतना प्रोत्साहित किया, हर जगह उनको आगे बढ़ाना, उनकी तारीफ़ करना, उनका मनोबल ऊंचा रखना। तो शायद ये सारी चीज़ें थी जो बचपन से मेरे दिमाग में बैठ गई कि यस, राइटिंग इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइटिंग इज़ वेरी नाइस, मदर राइट्स, पापा प्रेजेस, पापा रीड्स बुक्स। तो वो चीज़ें तब से दिमाग में बैठ गई। शायद वही एक बीज था जो मेरे मन में आ गया, और वो उसने एक आकार एक बड़े वृक्ष का ले लिया कि अब मैं लेखन कार्य करती हूँ। जैसे कि आजकल कोई बोलता है कि मुझे लेखक लेखिका बनना है, तो लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हें ये इसमें करियर बिल्ड करना है, तो काफ़ी लोग झिझकते हैं कि अरे इसमें तो क्या ही है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसमें आपको क्या कहना? देखिए, आप लाइफ में कभी भी सेफ़ नहीं खेल सकते हैं, यू नो, मतलब यू हैव टू कम आउट। आपको दुनिया में, और जैसे कहना चाहिए, रण क्षेत्र में आपको उतरना ही पड़ेगा, आपको एक्सेल करना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत है, किसी भी क्षेत्र में आपको परिश्रम करना पड़ता है, बी डॉक्टर, इंजीनियर, एनीवन एल्स। उसी तरह मुझे लगता है कि लेखन कार्य भी ऐसा है कि जब आप लिखते हैं, और जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि आपने कलम उठाया और आपने एकदम महाग्रंथ को प्रस्तुत कर दिया, नहीं। इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर। कई बार आप अपनी ही, जैसे मैं अपनी पुरानी कविताएं देखती हूँ और अब देखती हूँ, अपना पुराना लेखन देखती हूँ, अब देखती हूँ, तो समय के साथ आप बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो मुझे लगता है आप अगर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप अगर बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप लेखन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और अब तो लेखन का क्षेत्र मैं कहूँगी बहुत बढ़ चुका है। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पर आप लेखन कार्य कर सकते हैं आयल से। तो दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू be in this field. Thank you so much, ma'am, for your time, and for such videos keep watching AAFT 24/7 Noida.